हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन 2020 में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो लाइव सेशन लेके आए हैं उसके दौरान पॉलिटिकल साइंस 1500 प्लस क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज करेंगे। तो इससे पहले हमारी प्रीवियस 8 वीडियो आ चुकी हैं, आपने देखा भी होगा। तो उन सभी वीडियोज़ के अंदर हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो विद एक्सप्लेन किए हैं। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं आज, सबसे पहले तो उन सभी का वेलकम है, और जो पुराने हैं उन सभी का भी वेलकम है। तो आज का जो सेशन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पार्ट 9 रहेगा, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपके। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, या फिर बाद में कर लेना अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगे तो। ठीक है, पहले डेमो ले लो, बाद में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद देखो, 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 71वें संविधान संशोधन की। तो उस दौरान पांडिचेरी और आपका दिल्ली, पांडिचेरी और दिल्ली इनको शामिल किया गया था विधानसभा के अंदर। यानी कि जो विधानसभा की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं आपके, वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। अब विधानसभा की सीटें यहाँ पे कितनी हैं? अगर हम पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 30 सीटें हैं पांडिचेरी के अंदर। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो विधानसभा है उसकी 70 सीटें हैं, याद रखना है आपको। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पे हैं, तो विधानसभा की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो है यूपी के अंदर। सर्वाधिक सीटें हैं, 403 बताया है। ठीक है, 403 है। और हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हैं। क्लियर है? आपको ये भी याद रखना है। अब जैसे कुछ राज्यों को भी पूछ ली जाती है जो हरियाणा के आसपास के हैं, क्योंकि आप हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा के आसपास के जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें हरियाणा के आसपास कोई भी राज्य से स्टार्ट करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी विधानसभा जो है, विधानसभा की हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 सीटें हैं। जबकि अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के अंदर कितनी सीटें हैं? पंजाब के अंदर यहाँ पे सीटें रहेंगी आपकी 117। और राजस्थान की याद करनी बहुत आसान है, राजस्थान की, तो राजस्थान की 200 सीटें हैं आपकी राजस्थान की। बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी आपको, क्योंकि ये बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। क्लियर है? अब उत्तराखंड भी जैसे हमारे पास है, तो दिल्ली की याद रख ली अगर आपने तो उत्तराखंड की भी याद रख ली। अगर दिल्ली की आपने याद रख ली है तो उत्तराखंड की भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो दिल्ली की भी 70 है और उत्तराखंड की भी आपकी कितनी है? 70 हैं। तो इससे रिलेटेड आपके जैसे यूपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। क्लियर है? आसपास के हमारे यही राज्य हैं, तो इतना काफ़ी है। अगर सबसे कम पूछा जाए भाई सबसे कम सीटें किसकी हैं, तो सबसे कम सीटें जैसे आपने एक तो देखा होगा संघ राज्य क्षेत्र है। ये संघ राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें पांडिचेरी की ही, तो पांडिचेरी की आपकी 30 सीटें हैं। इसके अलावा सिक्किम की अगर बात करें, ठीक है, तो सिक्किम जो है, सिक्किम के अंदर 32 सीटें हैं। सिक्किम, क्लियर है? तो सिक्किम की 32 सीटें रहेंगी आपको, या ये भी याद रखना है जो कम सीटें हैं। ठीक है, सिक्किम की 32 सीटें हैं। कुछ बच्चे गोवा की सोचते होंगे भाई गोवा छोटा राज्य है। गोवा की कम सीटें नहीं है, गोवा की 40 सीटें हैं। क्लियर है? गोवा की 40 सीटें हैं। और अगर 40 सीटों की बात की जाए तो गोवा के अलावा मिजोरम भी एक ऐसा राज्य है जिसकी 40 सीटें हैं। ठीक है, अब दोबारा देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सिर्फ दिल्ली के बारे में बता देता हूँ मैं, 70 सीटें हैं, पांडिचेरी की 70 सीटें हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अब देखो, 2 अधिवेशन यानी कि जो राष्ट्रपति के भाग लेना होता है, कोई भी 2 मीटिंग करनी होती है, उनके अंदर मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 महीने का होना चाहिए, और 1 वर्ष में कम से कम 2 मीटिंग जरूरी हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें कौन कहता है? अनुच्छेद 85 कहता है। अनुच्छेद 85 के अंदर वर्णन मिलता है संसद के सत्र का। ठीक है, संसद के सत्र का, सत्रावसान का और विघटन का। तो ये सारी बातों का वर्णन अनुच्छेद 85 में मिलता है। अब संसद के सत्र कितने होते हैं? मैंने बताया था आपको 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र होता है, दूसरा सत्र आपका मानसून सत्र होता है, और तीसरा सत्र कौन सा होता है? आपका शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ। पहला सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है, जो आपका फरवरी से लेके 2 से लेके 5वें महीने तक चलता है। ठीक है, याद रखोगे आप, इनकी फरवरी से मई तक चलता है। और दूसरा जो सत्र होता है वो आपका मानसून सत्र होता है। मानसून सत्र जैसे आपका जून के अंदर आपका कोई सेशन नहीं चलता, तो जून के अंदर आपका छोड़ देते हैं, तो जुलाई से स्टार्ट होता है, ये सितंबर तक चलता है मानसून सत्र। ठीक है, फिर अक्टूबर की छुट्टी हो जाती है, फिर नवंबर दिसंबर के अंदर चलता है आपका शीतकालीन सत्र। ठीक है, फरवरी से मई हो जाएगा आपका, और जुलाई से आपका सितंबर हो जाएगा, और नवंबर से दिसंबर, ये आपके सत्र हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। अब देखो, जो लोकसभा की अवधि होती है ना,
वो एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ेगी। क्या ऐसा अभी तक हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपने पाँचवीं विधानसभा अगर देखी हो, पाँचवीं लोकसभा देखी हो, तो पाँचवीं लोकसभा के अंदर क्या था, जो टाइम पीरियड था ना, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1971 से 76 का टाइम पीरियड था, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी लग गई थी, तो उन्होंने 1976 के अंदर क्या किया था, एक वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो एक वर्ष करके वैसे तो 2 बार बढ़ाया था यहाँ पे, लेकिन वो दूसरे वर्ष वाली फिर बाद में कैंसिल हो गई थी। ये आपकी जो 1971 से लेकर 76 वाली जो लोकसभा थी, ये आपकी 5 वर्ष लगभग 10 महीने और कुछ दिन चली थी। ये अभी एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, तो 5 वर्ष 10 महीने कुछ दिन चली थी आपकी ये आपकी 5वीं लोकसभा, जो सबसे लंबी लोकसभा थी। क्लियर है, आप याद रखोगे। फिर हम बात कर रहे हैं किन किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भाई युद्ध हो जाए, या बाह्य आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो गत दिनों के अंदर, यानी कि तो कितने दिनों के अंदर उस विधेयक के ऊपर कार्यवाही करनी आवश्यक होती है राष्ट्रपति को। तो इसके लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। क्लियर है, जो कोई भी विधेयक है, तो कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उसके लिए कितनी समय होती है उस विधेयक को पास करने की, उस पर कार्यवाही करने की सीमा, तो कोई समय सीमा नहीं है। क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सबसे पहले भी यही थे, और यही वो व्यक्ति थे जिनको 2 बार मनोनीत किया गया था और 2 बार निर्वाचित किया गया था। 1 बार मनोनीत किया गया था और 2 बार निर्वाचित किया गया था। ठीक है, इनको 1 बार मनोनीत किया गया था और 2 बार निर्वाचित किया गया था, याद रखना है आपको। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति के अंदर निहित है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ये केंद्र की है, अगर आपसे पूछा जाए राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्य की होती है राज्यपाल में। ठीक है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के अंदर क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे आपको ये जनमत संग्रह, आप सोच रहे होंगे क्या होता है, जब आपको संविधान संशोधन कराएंगे वैसे तो तब बताएंगे। मैंने संविधान संशोधन की कल 3 प्रक्रिया बताई थी आपको, याद हो तो आपको। एक तो बताया था मैंने साधारण प्रक्रिया, एक बताया था मैंने आपको विशेष बहुमत से, और एक मैंने बताया था विशेष बहुमत के साथ साथ कुछ द्विसदनीय जो राज्य हैं उनकी संस्तुति थी, या उनकी भी परमिशन लेनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपको। ये 3 संशोधन बताए थे, तो इनके बारे में जब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा संविधान संशोधन, ठीक है, तो उसके बारे में तब बताएंगे ये क्या होता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? अब देखो, कोई भी संवैधानिक संशोधन है तो उसके ऊपर, कोई भी विधेयक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में हो, और ना ही ये कोई ज़रूरी कि राज्यसभा के अंदर हो। अगर इसके लिए आपको और डिटेल के अंदर जानना है तो इसके लिए हमारी थ्योरी क्लास के 8वीं जो वीडियो है उसके अंदर मैंने डिटेल में बता रखी है सारी चीज़ें। फिर हम बात करते हैं संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो ये केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित किया था इन्होंने 1973 में। उसके बाद है सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक बजट जो होता है आय व्यय का, वो प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो प्रारंभ के अंदर जो जम्मू कश्मीर था, उस राज्य के प्रधान को कहा जाता था सदर रियासत। ठीक है, जो नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय करती है। जैसे मैंने बताया था आपको, चाहे लोकसभा हो चाहे आपकी राज्यसभा हो, सभी का एक सचिवालय होता है, और मंत्रिमंडल जो सचिवालय होता है ये किसके लिए जिम्मेवार होता है? अगर आपसे इससे पूछा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल सचिवालय। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी विवाद को संवैधानिक सलाह लेता है? तो अनुच्छेद 143, अगर किसी भी विवाद के लिए अगर उसको सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विवाद पर संवैधानिक सलाह चाहिए तो वो 143 के अनुसार ले सकता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आज का। ये आज की वीडियो का सबसे महंगा क्वेश्चन है, सबसे टॉप क्वेश्चन की अगर बात की जाए आज की वीडियो का तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल पाए कि ये क्वेश्चन भी कभी एग्जाम के अंदर बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया है? आज तक वैसे तो देखा जाए तो लगाया तो सिर्फ एक बार है भाई। ठीक है,
एक ही बार लगाया गया है आज तक महाभियोग। वैसे तो महाभियोग चलाया किसी पे नहीं गया है, ना ही लगाया गया है अगर माना जाए तो, सही रूप से देखा जाए तो। लेकिन पहला और एकमात्र महाभियोग का जो मामला सामने आया है ना, वो उच्चतम न्यायालय के अंदर आया था। वो 1991 से 1993 की बातें हैं। वी रामास्वामी न्यायाधीश हुआ करते थे, वी रामास्वामी, उनके खिलाफ कह सकते हो ये मामला सुनने में आया है। और जो जांच समिति का जो रिजल्ट था, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, तो उसके अंदर इस मामले को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने उसके ऊपर सिर्फ दुर्व्यवहार का दोषी माना गया। दुर्व्यवहार यानी कि बुरा व्यवहार किया उन्होंने, तो इस दौरान उनको सिर्फ उस चीज़ का दोषी माना गया, उनके ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी तक एक बार भी किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है, नहीं लगाया गया है। क्लियर है, याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। अब देखो, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो आपके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर पहली बार जब 1952 में सदस्य राज्यसभा का गठन हुआ था, तो उस दौरान तो 2-2 साल के लिए चुने गए थे। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देखना, ठीक है, उसके अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है ना, इसी वजह से। बाकी यहाँ पर तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ, हमारा पेन कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे हम इतना बता सकते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। और इसी के अनुसार जो हम बात करें, जो हमने निष्कर्ष निकाला है, तो वो निष्कर्ष 6 वर्ष का निकल जाता है, ठीक है, इसी के अनुसार निकलता है वो 6 वर्ष का। फिर आगे देखते हैं, संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशों को जारी कर सकता है। मंत्री परिषद की सहमति से कर सकता है, ठीक है। उसके बाद भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है। जो कृषि है उसको राज्य सूची के अंदर रखा गया है, ठीक है। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही नियम समिति का अध्यक्ष होता है। केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो ये आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भाई 7वीं अनुसूची के अंदर जो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो जैसे केंद्र सूची होती है, इसके अंदर केंद्र के विषय रहते हैं। एक आपकी राज्य सूची होती है, इसके अंदर राज्य के विषय रहते हैं। और एक होती है आपकी समवर्ती सूची, जिसके ऊपर राज्य भी कानून बना सकता है और आपका केंद्र भी कानून बना सकता है। यहाँ पे जो विषय है केंद्र सूची के अंदर, वो 97 थे और अब 99 हैं, ठीक है। पहले 97 थे, अब 99 हैं। और राज्य सूची की अगर बात की जाए, तो राज्य सूची के अंदर पहले आपके 66 विषय हुआ करते थे, 66, अब 61 हैं आजकल कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची की अगर बात करें, तो पहले यहाँ पे 47 विषय हुआ करते थे, 47, ठीक है। और अब यहाँ पे 52 है, ठीक है, 52, यानी कि जो 5 ये यहाँ पे कम हो गए, 66 से 61 हो गए राज्य सूची के विषय। उन राज्य सूची के 5 विषयों को यहाँ पे डाल दिया गया है। अब वो 5 विषय कौन कौन से हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो उनको भी देख लेना एक बार आप। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, तो ये 360 के आधार पर करता है। तो कल भी मैंने बताया था आपको, 360 आपका वित्तीय आपातकाल, 352 आपका नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आगे बात करते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण है, तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंदर। और ये मौलिक अधिकार जो है आपका इमरजेंसी के अंदर भी लागू रहता है। क्लियर है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो जो मौलिक अधिकारों का रक्षक है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसके पास हम जा सकते हैं, उसकी शरण ले सकते हैं। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, तो ये 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची के अंदर इस दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया है। इसके अंदर क्या था भाई, कोई भी सदस्य है किसी भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हो, तो वो एक दिन के अंदर क्या था, एक ऐसा व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम गयाराम था, ठीक है, गयाराम नाम था। तो उन्होंने एक दिन में 2-3 पॉलिटिकल पार्टियों को, पता नहीं 6-7 पॉलिटिकल पार्टियां चेंज कर दी थी एक ही दिन में। तो इसी वजह से एक कहावत बन गई, आयाराम गयाराम, ठीक है। आयाराम गयाराम एक कहावत है ना, आयाराम गयाराम, वो इसी वजह से कहावत है, क्योंकि जो आयाराम गयाराम ने जिसका नाम था ना, तो वो क्या था, उसने
कई पार्टियां एक दिन में बदल दी थी, इसी वजह से ये 10वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया गया। और अब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई है। अब जब कोई भी पार्टी के सदस्य छोड़ के जाते हैं पार्टी को, तो अगर पूरी की पूरी पार्टी के 2/3 सदस्य चले जाते हैं तो फिर तो ठीक रहेगा। अगर कोई एक सदस्य चला जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है अनुशासनात्मक, और उसके ऊपर जो वो MLA है या MP है तो उसका जो पद होता है वो निरस्त कर दिया जाता है। क्लियर है। उसके बाद आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष बढ़ता है भाई, इमरजेंसी के अंदर बताया था ना पहले भी। भारतीय संविधान के किस एक संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या है, जो भारत का संविधान है इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, राष्ट्रपति कोई भी मामला है मंत्रिपरिषद द्वारा उसके ऊपर पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार जो है रखता है। ठीक है, तो उसके पास वापस भेजने का अधिकार है। क्लियर है। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दे देता हूँ थोड़ा सा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आज का ये क्वेश्चन करना है आपको भाई, जो ये संविधान के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव था ना, इसको कब पास किया गया, इसकी डेट क्या थी? ठीक है, इसकी डेट क्या थी? क्लियर है, आपको बताना है एग्जाम के अंदर भाई, कमेंट के अंदर आपको ये बताना है कि जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ये कब पेश किया था, कौन सी तारीख को पेश किया था, कौन से सन को पेश किया था। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को कार्य सौंपा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। ये परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। तो ये काम किसका था? प्रारूप समिति का था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। क्लियर है। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? 24 जनवरी 1950 था। उसके बाद विधि के समक्ष समता तथा विधियों के सम्मान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 के अंदर किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14। उसके बाद है राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राज्यपाल लेता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? राज्य के निम्न सदन को विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे, यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो जो भी राज्य की जनसंख्या है ना, उसके अकॉर्डिंग ही विधानसभा की जो सीटें हैं वो फिक्स की गई हैं। और अब ये 2026 तक फिक्स हैं। 2026 के अंदर जैसे ही परिसीमन आयोग बैठेगा, 5वां परिसीमन आयोग बैठेगा 2026 में, तो उस दौरान आपकी ये सीटें जो हैं किसी राज्य की कम ज़्यादा हो सकती हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा ने भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो अनुच्छेद 51 को। अब आपने देखा होगा कोई भी देश के अंदर फंस जाता है तो फिर उनको कैसे लेके आते हैं, तो उसके अंदर हमारे यही आर्टिकल काम करता है आपका। ठीक है, ये आर्टिकल है अनुच्छेद 51। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समादेश है समवर्ती सूची में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किस में है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अंदर है। ठीक है, ये कब किए जाते हैं? जब आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो 5 तरह की रीट जारी किया जाती है, कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 30 के अंदर बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से है। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? अगर संघ राज्य किसी राज्य को विशेष दर्जा देता है तो संघ राज्य उसके अंदर क्या कर सकता है? अधिक प्रतिशतता देता है अपनी सहायता अनुदान को, यानी कि वो जो भी सहायता करेगा औरों के कंपेयर में उसको अधिक प्रतिशतता देगा, यानी कि उसके जैसे औरों को 40% सहायता करी तो उस राज्य की वो 40% से ज़्यादा करेगा, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा क्यों ना करे। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो ये अनुच्छेद 48A के अंतर्गत मिला है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आते हैं। क्लियर है ना। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति तथा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर की जाती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया था? तो इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर जोड़ा गया था। फिर हम बात करते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। तो ये कहाँ बताया गया है? तो ये बताया गया है आपका 24वां जो संविधान संशोधन है उसके अंदर। तो 24वां संविधान संशोधन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किसी भी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा
तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये आपका 24वां संविधान संशोधन है और ये 1971 के अंदर आपका पास किया गया था। क्लियर है? इसके अंदर राष्ट्रपति बाध्य है भाई उसको जो भी उसके सम्मुख विधेयक पेश किया गया है तो उसको अपनी स्वीकृति देनी होती है उसके ऊपर। क्लियर है ना? याद रह जाएगा। उसके बाद देखो मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? मूल संविधान के अंदर 20 राज्यों का उल्लेख था। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा मुझे भी डाउटफुल लगता है, कैसे मुझे समझ में नहीं आया कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख कैसे 20 बता रखा है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अभी माइंड में नहीं है कि कहाँ से लिया था। इस क्वेश्चन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे अच्छे से। आप लोगों का भी शायद डाउट हो सकता है, लेकिन मेरा खुद का ही डाउट है सिर्फ इस क्वेश्चन को लेके। इन 1500 क्वेश्चन के अंदर से सिर्फ एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं जब आपको थ्योरी क्लासेज करवाऊंगा, थ्योरी क्लासेज के अंदर आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रांत थे जिनको पाकिस्तान के अंदर जोड़ा गया था, तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रांत रह गए थे। तो उस दौरान हम आप बात करेंगे कि टोटल कितने आपके ऐसे प्रांत थे। ठीक है, तो कुछ प्रांत थे, रियासत थे, उन सभी के बारे में सारी बातें करेंगे वहाँ पे जब मूल संविधान के बारे में हम पढ़ाएंगे, जब पहला टॉपिक होगा ये हमारा थ्योरी क्लास का। ठीक है, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेशक थे? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेशक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल वाला। तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। अब जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर दीजिए, सारे के सारे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए भाई। क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। कैसे होता है? जैसे मान के चलो हरियाणा का और पंजाब का कोई राज्यपाल है, ठीक है, हरियाणा का भी है वो, पंजाब का भी है। जैसे एक टाइम था वीपी बदनौर सिंह हरियाणा के भी थे और पंजाब के भी थे, या फिर आप कह सकते हो हरियाणा के भी, पंजाब के भी थे और चंडीगढ़ के भी प्रशासक थे। तो उसके दौरान क्या होता है, जो भी 2 राज्य होते हैं, ठीक है, या एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो भी उनका वेतन होता है ना, उसका वेतन कितने % यहाँ से जाएगा, कितने % यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो उसका जो भी डिसाइड होगा वो राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है? राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। कल भी पढ़ा था हमने भाई, राष्ट्रपति तो जो अध्यादेश जारी करता है वो तो करता है 1, 2, 3 के हिसाब से, और राज्यपाल जब करता है राष्ट्रपति की सलाह से तो वो करता है 2, 1, 3 के हिसाब से। 2, 1, 3 और 1, 2, 3, 1, 2, 3 राष्ट्रपति, राज्यपाल 2, 1, 3। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट के अंदर भी जारी की जा सकती है, दायर की जा सकती है। ठीक है, यूपीएससी की अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर उसी तरीके से पूछा जाए भाई यूपीएससी के तर्ज के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होती है, जैसे हरियाणा की बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे है HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी अध्यक्ष हैं और उनके सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? फिर राज्यपाल करेगा। क्लियर है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और संसद किसे कहते हैं? आपको पता ही होगा, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा, इसको बोलते हैं संसद। यदि लोग जो चुनकर आएंगे, ध्यान से सुनना, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य होंगे, चरित्रवान होंगे, ईमानदार होंगे, तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, बाबा साहब। उसके बाद आगे बात करते हैं, भारत शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ये बाल विवाह से था शारदा एक्ट। ठीक है, सभी को पता ही है ये। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले के ऊपर दोबारा डिसीजन ले सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण बोलते हैं इसको। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? ये लोकसभा के प्रति होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। क्लियर है? मैंने बताया था एक ही केस है 1991 से 1993 वाला, वो भी आपका सक्सेस नहीं हुआ था, वो भी दुर्व्यवहार का केस माना गया था। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है।
कौन से भी सदन में लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध। अगर बात हो उपराष्ट्रपति की, ठीक है, उपराष्ट्रपति की, अगर उसको हटाने की प्रक्रिया चलेगी उपराष्ट्रपति को, तो वो सबसे पहले राज्यसभा के अंदर चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्लियर है? किस विधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो ये संविधान जो संशोधन हुआ था, इसके अंदर ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत ये सारी चीज़ें अप्लाई की गई है। क्योंकि आपकी 5वीं लोकसभा का टाइम पीरियड भी 1971 से 76 था, तो उसी दौरान 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसी के द्वारा आपकी ये टाइम पीरियड बढ़ाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी है, एक बार वीडियो को देख लेते हैं कितने टाइम हो गया। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं। CCEA क्या है? ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है? ये अनुसूचित जातियों के लिए पृथक आयोग गठन के लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? तो ये एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था योजना आयोग, और इसको समाप्त कब किया गया? 2015 के अंदर, ठीक है, याद रखना है आपको। ये भी 2014 के अंदर ही समाप्त कर दिया गया था। वैसे योजना आयोग को ये अगस्त के अंदर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। फिर योजना आयोग की जगह जो बना था वो नीति आयोग बना था। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है? ये 280 के अंदर है वित्त आयोग, जिसका प्रत्येक 2 वर्ष के बाद गठन होता है। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। क्लियर है? किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमन्नार समिति ने। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण मैंने बार बार बताया है, 7वीं अनुसूची। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? सिर्फ 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी हैं? 22 हैं, ठीक है। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1976 के अंदर पारित किया गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था अंतरिम सरकार का गठन। और आज की वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर बात केंद्र और राज्यों की हो, या दो राज्यों की हो, या फिर एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की हो, तो इनमें से किसी का भी हो अगर विवाद, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो के अंदर जो भी सेशन था, जो नए बच्चे जुड़े थे, उनको कैसा लगा है सेशन? अगर अच्छा लगा है, इस तरह से सेशन हमारे डेली आपने देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे हो तो पिछली वीडियो के अंदर ज़रूर जाके देखें। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे जो पिछली प्रीवियस वीडियो है उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर आपकी 10 वीडियो हो जाती हैं, और अगर आप लगातार 10 वीडियो को देख लेते हैं, तो ईमानदारी से बताता हूँ मैं, 10 वीडियो के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेके, आप लगभग 80 से 90% क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर ठीक कर सकते हो। 1 डे एग्ज़ाम जो होते हैं तो उनके अंदर आप ये कर सकते हो क्लियर, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताएं सभी बच्चे, और जल्दी से कमेंट कर दें। आज के क्वेश्चंस को लेके भी मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन दिया है, जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था वो कब किया था, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस का आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक हैव ए गुड नाइट।